हेलो क्लास ट्वेल्थ। आई होप तुमने पुराने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सॉरी कि लेक्चर थोड़ा लेट हो गया। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को आगे। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी पास हो रही हैं। जैसे मान लो ये एक फिगर है, इसके अंदर से परपेंडिकुलरली मान लो 100 लाइनें पास होके जा रही हैं, तो वो 100 इसका बताएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू थ्रू द सरफेस। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला जो होगा, इसके लिए हमें एक चीज समझनी चाहिए। पहले एक टॉपिक आएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, एरिया वैसे स्केलर है पर जैसे मान लो ये फिगर है, इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड तुम्हारी तरफ को होगा। ऐसे पीछे साइड से भी ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मेरी तरफ को होगा। तो आपको दो चीज यहाँ पे समझनी है। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा उससे बात करते हैं। देखो, एक तो डिपेंड करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ऑब्वियस सी बात है कि कितनी लाइनें पास हो रही हैं। तो एक तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, दूसरा डिपेंड करेगा एरिया। अगर आपका एरिया जो है वो ज्यादा है तो ज्यादा लाइनें पास होंगी, एरिया अगर कम है तो कम लाइनें पास होंगी। बड़ा एरिया तो ज्यादा लाइनें पास होंगी, छोटा एरिया तो कम पास होंगे। दैट मीन्स दूसरा डिपेंड किस पे करेगा, एरिया पे। अब तीसरा आ जाता है टिग्नोमेट्री टर्म्स पे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं चीजों को। देखो, जो भी लाइंस हैं वो इसको बाईपास होके जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे बाहर को आनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारी तरफ को है, ठीक है, बट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर को होगा। मान लो एरिया को ऐसे रख दिया, तो अब एरिया वेक्टर ऐसे बाहर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो इसको पास होके तो नहीं जा सकती वो, क्योंकि इनको तो उसको बाईपास करना चाहिए, तो पास होके तो नहीं जाने वाली है। तो एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, यानी कि एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे मेरा आंसर कितना आ रहा है, जीरो। तो मुझे ये समझना चाहिए कि यार 90 डिग्री पे आंसर जीरो आ रहा है, तो ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री टर्म है जिसमें 90 डिग्री पे आंसर जीरो आता है, वो कॉस होता है। दैट मीन्स अगर मान लो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ को परपेंडिकुलरली तुम्हारी तरफ को निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तुम्हारी तरफ को निकलेंगी, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। दैट मीन 0 डिग्री पे मैक्सिमम लाइनें बाहर आएंगी। जीरो पे मैक्सिमम आंसर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री देता है, कॉस। तो दैट मीन्स इनको कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी यूनिट की अगर बात करोगे तो तुम बना सकते हो यूनिट आराम से। यूनिट में ऐसा कोई इशू ही नहीं है इसकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो कॉस हटेगा तो उसको डॉट भी लिख सकते हैं, ई डॉट ए। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से बाहर को आ रही है तो उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आउटवर्ड बाहर को आ रहा है तो पॉजिटिव है, अंदर को जा रहा है तो उसको आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बाहर को आ रहा है तो पॉजिटिव, अंदर को जा रहा है तो वो नेगेटिव। ये एक एरिया वेक्टर लिखने का साइन है। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, चलो अब हमें एक चीज समझनी चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जैसे ये तार है, इसके ऊपर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एक रिंग है, एक सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर भी आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्पेयर के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा और स्पेयर के अंदर भी कर रखा है। तो जब आपके सरफेस के यहाँ पे एक सीधी एक तार है, नॉर्मल स्ट्रेट वायर, तो वायर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। स्ट्रेट है ना, तो ये जो 2D फिगर्स होते हैं इनको आप लीनियर बोलते हो। तो इनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। lambda is equals to q upon l, charge per unit length is known as linear charge distribution। अगर हम बात करेंगे इसकी, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके एरिया में कितना फैला हुआ है, तो इसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा इज क्यू अपॉन ए। जितना भी चार्ज है उसको पर यूनिट एरिया से डिवाइड करोगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फिर बचता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय रो। इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो बताएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद स्टार्ट होती है गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो गॉस थ्योरम ये कहती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम ने क्या कहा है, किसी भी क्लोज सरफेस से, ध्यान रखना सरफेस क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा शेप कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
सिर्फ सरफेस क्लोज होनी चाहिए, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो चार्ज क्यों है, इसके अंदर भी चार्ज क्यों है, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसका फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से भी जो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जैसे इरेगुलर अगर फिगर हुआ तो उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं ds, छोटा सा एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था E डॉट ए, तो लिखोगे E डॉट ds और इसका करोगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से पूरा आंसर आ जाएगा। और दूसरी एक बात ये समझना, यहाँ पे इंटीग्रेशन पे सर्कल इसलिए लगा है कि क्लोज फिगर को डिनोट करना चाहता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस थ्योरम यही कहती है किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, हमको यहाँ पे शेप से कोई मतलब नहीं है, बस वो क्लोज होना चाहिए। लेकिन जैसे एक क्वेश्चन कभी आया है बोर्ड में कि क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है क्यू, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये पूछते हैं क्यूब के एक फेज से आंसर कितना आएगा, जैसे टोटल 6 फेज है तो एक फेज से आंसर कितना आएगा, तो एक फेज से आंसर हो जाएगा 1/6 टाइम ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक फेज से 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल के लिए एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के यहाँ पे चार्ज को रखा हुआ है पर ये चार्ज इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये सिलेंडर है तो इस कोने पे है, थोड़ा चार्ज बाहर भी निकल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, एक और यहाँ पे सिलेंडर बनाना है ताकि ये अंदर आ जाए। अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, पर सिर्फ एक सिलेंडर से पूछा जाए तो 1/2 क्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, शेप से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बाहर अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है 2q 3q 7q, कोई मतलब नहीं है, जब तक का चार्ज क्या कहते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है तब तक का उससे कोई भी मतलब हमें नहीं है। या तो आप उसके चारों तरफ फिगर बनाओ तब जाके आप उसको इंक्लूड करोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे ये क्यों है, मान लो यहाँ पे +2 क्यों था, +3 क्यों था और माइनस क्यों था, तो आपको पहले टोटल चार्ज को जोड़ना पड़ेगा। 5 क्यू पर ये माइनस है तो घटाना भी पड़ेगा, यानी कि बच जाएगा 4 क्यू और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये है गॉस थ्योरम का प्रूफ कि कैसे तुम गॉस थ्योरम को प्रूफ करोगे। तो गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा है कि एक लिया स्पेयर, उस स्पेयर का एक छोटा सा हिस्सा मान लिया डी, छोटा सा एरिया, ठीक है, और यहाँ से एक अंदर चार्ज रख दिया पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे बाहर को निकलेंगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती है, ठीक है। तो ये बन गया स्पेयर। अब एरिया वेक्टर के लिए क्या बताया था अभी, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर को आता है और ये लाइन भी बाहर को ही आ रही है, यानी कि इस पॉइंट पे दोनों एक ही डायरेक्शन पे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी जानी चाहिए थी 0 डिग्री। चलो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने पढ़ा है E डॉट ए, अभी पढ़ाया था ना, ठीक है। चलो अब E डॉट ए को सॉल्व करेंगे तो डॉट हटाने पे cos थीटा आ जाएगा, पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तुम्हें पता है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा डी ए, ठीक है। आ जाओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, कितना रखोगे। देखो किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब ये रेडियस हो गया क्या, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कैपिटल आर लिखा है तो हम क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला। अब के की वैल्यू तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। ये स्पेयर था तो मैं इसको छोटा सा डी लिया था, जब इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरा स्पेयर बन जाएगा, तो जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आंसर कितना बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हमने क्या प्रूफ कर दी यहाँ पे, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का यूज तुम कहाँ करोगे ये समझ लो। गॉस थ्योरम यूज की जाएगी किसी भी फिगर या किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो देखो एक लंबा इनफाइनाइट कोई चार्ज वायर है, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये बहुत लंबा है तो हम ऑब्वियसली बात इतना लंबी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, मतलब हमें तो डेरिवेशन को प्रॉपर एक फॉर्मूले में लाना है। तो हम ना यहाँ पे एल लेंथ का आंसर मान लेते हैं, ठीक है, एल लेंथ में निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करते हुए आंसर को आगे बढ़ाते रहेंगे फिर, ठीक है। लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए फिगर को क्लोज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। अब इस सिलेंडर की वजह से इतनी लेंथ की, सिलेंडर की लेंथ मान लेंगे एल, इतनी लेंथ का जो हिस्सा है वो कवर अप हो चुका है। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को आती है, बाहर को, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को आती है, बाहर को, ठीक है, इतनी बात। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से कहाँ को आएगा, देखो इसमें 3 सरफेस है, 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 जैसे भी नाम देते हो, 1 2, तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर को आता है, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर को आता है, इससे भी तो परपेंडिकुलरली बाहर को आएगा। तो इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 0, यहाँ है 90 डिग्री और यहाँ भी है 90 डिग्री। दैट मीन जब तुम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करोगे, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला ये होगा ना, ई डॉट ए, छोटा सा हिस्सा लोगे तो डी एस मानना पड़ेगा, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा कितना, 0, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा चलेगा हमारे पास, ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 का है। सिर्फ ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। अब चलो, इसके अंदर कितना चार्ज है ये तो पता नहीं, तो फिर हमने माना कि पूरी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए चार्ज तो निकालना पड़ेगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, तो ये मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा, गॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो एक लीनियर है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लीनियर है, तो दैट मीन्स लैम्डा होगा क्यू अपॉन एल। तो क्यू की वैल्यू कितनी हुई, लैम्डा इंटू एल, मतलब इतनी लेंथ में कितना चार्ज है, तो लैम्डा इंटू एल चार्ज है, ठीक हो गया। चलो फिर ए डॉट डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इतना जो हिस्सा है, क्या इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर दोनों ढक्कन भी आ गए तो टोटल बन जाएगा, पर हमारा तो इतने में ही बनेगा जो भी आंसर बनेगा, तो लिख दिया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, एच की जगह पे एल, ठीक है। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। क्यू की जगह पे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब कुछ नहीं करना है, इसको इसके नीचे भेज दो, आपका क्वेश्चन बन चुका है, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब चाहो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, किससे, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। ग्राफ की बात करेंगे तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स का रिलेशन है, यानी कि डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस कहाँ से, इस वायर से, छोटा सिलेंडर है तो डिस्टेंस कम है, बड़ा सिलेंडर बना दिया, दूर पॉइंट बना दिया, तो डिस्टेंस बढ़ेगी। तो दैट मीन्स ये ग्राफ अब कैसा आएगा, नीचे को डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। पहली एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, ठीक है। अब स्पेरिकल शेल की वजह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो आपने एक शेल लिया स्पेयर, इसके ऊपर चार्ज मान लिया, कितना, पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये स्पेयर है ना, तो इसके सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको बोलोगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो दैट मीन्स क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ए। चलो अब इसमें क्या करना होता है ना, पहले तो एक काम करते हैं, इसके बाहर मानते हैं कि स्पेयर, उस बाहर वाली स्पेयर की रेडियस को आर मान लिया, अंदर वाली स्पेयर की रेडियस को भी आर मान लिया, ये कैपिटल आर मान लिया। अब हमें ये बाहर वाले पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक छोटा सा हिस्सा ले लोगे, इसको क्या लिखोगे, ds। अब स्पेयर का केस तो समझ में आता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर को किसी भी कोने से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पॉजिटिव से बाहर को, तो एंगल कितना डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। तो आउटसाइड में क्या होगा, ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम, ई डी एस एज इट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू, सॉरी जो डी एस है उसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन अगर स्पेयर का करूंगा तो उसका एरिया बन जाएगा, एंड एरिया ऑफ स्पेयर इज 4 पाई आर
स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, बाकी क्यों चल ही रहा था, अगर इस क्यू को यहाँ से रिप्लेस करना है तो तुम इससे कर सकते हो। ठीक है, बस ये एरिया की जगह जो वैल्यू रखोगे वो अंदर वाले की रखना, क्योंकि चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ वाले पे जो एरिया लिखोगे ना वो 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, बाकी सब एज इट इज। तो अभी क्यू को क्यों कंसीडर किया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ। अगर सरफेस पे होता, जैसे अभी तो सरफेस के बाहर चले गए, ठीक, सरफेस पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कुछ नहीं होता ना, ये जो आर स्क्वायर है ये किसके बराबर आ जाता, सरफेस के रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे ये वाला आर आ जाता। ठीक है, अब मान लो उसने कहा नहीं अंदर पता करो। देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज जीरो है। जब चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, अंदर चार्ज नहीं है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, फ्लक्स भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन, भाई साहब जब क्यू ही नहीं है तो बाकी वैल्यूज की क्या मतलब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाओगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा जितनी दूरी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो सबसे कम दूरी कब मिलेगी, जब हम इस रेडियस की बात करेंगे, ये सबसे छोटी दूरी होगी। ठीक है, ये सबसे छोटी दूरी होगी हमारे पास, मतलब यहाँ पे आंसर मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके बाद दूरियां बढ़ते चले जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड घटते चले जाएगा। तो इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम आंसर होगा जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बड़े होंगे, पर जैसे ही स्मॉल आर बढ़ने लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय फिर घटने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम इसको इस तरीके से सॉल्व करो। अगली एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये प्लेन शीट है, ठीक है, अब इस शीट के इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी। ठीक है, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसको क्लोज तो करना पड़ेगा, तो हमने एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए हमने एक सिलेंडर बनाया। अब इस सिलेंडर में भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 हिस्से हो रहे हैं, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल बीच में है, एक सर्कल यहाँ है। ठीक है, ये 3 सर्कल हमारे पास है, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हिस्सा है। देखो किसी भी सरफेस, अब यहाँ पे देखोगे तो बीच वाले को तो हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये तुम्हें सबको पता ही है। ये तो नॉर्मल सर्कल है, ये भी नॉर्मल सर्कल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज से कहाँ को निकलती है, बाहर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी बाहर को। रही बात एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली कहाँ को निकलता है, बाहर को। तो इस वाले से तो परपेंडिकुलरली बाहर को आएगा, इसका परपेंडिकुलरली बाहर को यहाँ को होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ को जा रही है पॉजिटिव से, तो यहाँ पे कितना एंगल बन गया, 90। अगेन सेम, इस साइड आ जाओ, बैक साइड पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी मेरी तरफ को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी बाहर को, इस हिस्से से एरिया वेक्टर भी कहाँ को आएगा, बाहर। एंगल कितना, 0, यहाँ भी एंगल कितना, 0, यहाँ कितना, 90। मतलब अब की बार फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हिस्से से तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, पर थर्ड वाले केस में से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सॉल्व करें फिर आगे, चलो। तो ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 ही होती है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना था, ए, इस सर्कल का भी एरिया कितना होगा, ए। ठीक है, दोनों सर्कल है तो अपन एरिया ए मान लो, जैसे जो भी तुम लिखना चाहो, पाई आर स्क्वायर भी होता है, तो एरिया इसका ए है, ये बराबर ही है, तो इसका एरिया भी ए होगा। तो ds को इंटीग्रेशन करा छोटे से हिस्से को, पूरा एरिया बना दिया ए। ds को इंटीग्रेशन करा पूरे हिस्से को, क्या बना दिया ए। तो ई ए मतलब कितने बार, 2 टाइम्स ऑफ ई। अब इधर आ जाओ, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या चलना चाहिए था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरी शीट पे कितना चार्ज है, तो सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो देखो क्यू अपॉन ए, सिग्मा पढ़ाया था, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो सिग्मा ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी, तो सिग्मा ए आ गया। ए कितने बार आ गया, 2 टाइम्स, नीचे एप्सिलॉन नॉट चल रहा था। ठीक है, ए से ए कट गया, तो आंसर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मीन्स किसी भी चार्ज शीट से आंसर कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इसमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अब दूरी कितनी ही बढ़ाते चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा। स्पेशल केस है, क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको एज एन स्पेशल केस हम समझते हैं। देखो
ये पॉजिटिव है, इसके 3 हिस्से में हमने आंसर निकालना है, फर्स्ट हिस्सा, सेकंड हिस्सा और थर्ड हिस्सा, ठीक है। अब इस वाले हिस्से में पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को आएंगी, बाहर को। ये वाले शेड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में क्या होगा ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को आएंगी, बाहर को। कैसे समझना है, देखो जैसे ये एक शीट है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक, ये पहली शीट है, शीट नंबर 1, इससे इस साइड आंसर निकालना है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को, ठीक है। ऐसे ही शीट ये भी है यहाँ, तो यहाँ भी पॉजिटिव है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट के ये वाले हिस्से में कहाँ को आएंगी, पॉजिटिव से आएंगी बाहर को, तो यहाँ से भी बाहर को, इस वाले से भी बाहर को, तो E1 प्लस E2, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले साइड पे E1 प्लस E2। अब E1 E2 कैसे निकालना है ये तुम्हें पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी फॉर्मूला आया था, तो उसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे दिया, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ बीच वाले में आते हैं, हाँ। अब बीच वाले हिस्से में क्या होगा, ये 2 शीट है, मेरे पास 2 शीट्स है, इस वाले से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को, इस वाले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर को, ये दोनों इससे तो आ रही ऐसे, इससे जा रही ऐसे, तो E1 तो आ रहा इधर को, E2 जा रहा इधर को, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बीच में E1 माइनस E2, या जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। इधर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को, यहाँ के पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को, तो इस हिस्से में फिर से E1 प्लस E2 हो जाए। अब नेगेटिव वाले को समझो, पॉजिटिव है, इस वाले हिस्से में पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को, पॉजिटिव है क्या मतलब है, इस साइड भी पॉजिटिव है तो उस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है, नेगेटिव, ये वाली शीट तो पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपनी तरफ को होती है, उधर को, जहाँ को शीट है उसकी तरफ को होगी, तो पॉजिटिव से आएंगी बाहर को ऐसे, इसको एरो को देखो, और नेगेटिव वाली से जाएंगी उसकी तरफ को, तो दैट मीन्स E1 आएगा बाहर को, पर E2 कहाँ को जाएगा आपकी बार, अंदर को, तो यहाँ पे क्या होगा, E1 माइनस E2। चलो बीच में पॉजिटिव से बाहर को, नेगेटिव से अपनी तरफ को, तो E1 प्लस E2, इनकी वैल्यू का फॉर्मूला यही रहेगा, हाँ, फॉर्मूले में चेंज नहीं करोगे। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को, नेगेटिव से अपनी तरफ को, तो यानी कि E1 माइनस E2, ठीक है। चलो स्पेशल केस समझते हैं, अगर बाई चांस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू ही क्या हो जाए, सिग्मा, मतलब E1 और E2 क्या है आपकी बात, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तो आंसर 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि E1 E2 बराबर है, तो बीच में कितना होगा, एक शीट से आंसर कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 शीट से कितना हो गया सॉल्व करके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कट के कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दोनों शीट्स का आंसर सिग्मा और सिग्मा है, तो जहाँ पे प्लस हो जाएंगे 2 शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आंसर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पे माइनस होगा, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो डायरेक्शन अगर बाई चांस से माइनस हो रही है आपस में, तो 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर की थ्योरीज और डेरिवेशंस पूरे हो जाते हैं। अगली वीडियोस में तुम पूरे न्यूमेरिकल्स को करोगे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो।